Once again, very warm welcome to all of you, my dear future officers. आज डिस्कस करेंगे अपने ऐसे का टॉपिक और ये टॉपिक है प्रस्तावना संविधान की कुंजी है स्पष्ट करे। इस सेशन को वीवीआई टॉपिक में आप जो है वो इंक्लूड कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं एसए से रिलेटेड उसको यहीं पे आज हम लोग खत्म करेंगे और ये सेशन इक्वल इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट के लिए, साथ में जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, एसएसबी में जो इंटरव्यू देते हैं उनके लिए और स्टेट पीसीएस में जो मेंस लिख रहे हैं उनके लिए, सारे लोगों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट करके ये सेशन तैयार किया गया हुआ है जिसमें हम लोग पूरे एसए को देखेंगे। और आज के सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो भी ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए जो मेरा फर्ज है वो करके आपको देता हूँ। बाकी अगर सब्सक्राइब और शेयर करते हैं चैनल को तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए रोज कुछ नया करने का। तो अगर हम लोग सेशन की तरफ अपने चलेंगे जहां पर सेशन अपना है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, स्पष्ट कीजिए इस सेशन को। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन पे चलेंगे और इंट्रोडक्शन अपना जो होगा वो बिल्कुल रिलेट करेगा प्रस्तावना से, प्रियम्बल से, कि हमारा प्रियम्बल क्या कहना चाहता है। तो अगर वहां पे हम लोग आएंगे तो प्रस्तावना है क्या, पहले ये जानना जरूरी है, प्रियम्बल है क्या। तो प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, नो डाउट। एक संविधान के निर्माता जो थे वो किस तरीके से संविधान को लिखना चाहते थे उसको उन्होंने एक उसका ओवरव्यू लिया था अपने प्रियम्बल में, कि हम इस प्रियम्बल को यहाँ पे ऐड करके देखते हैं प्रियम्बल में सारी चीजों को, कि हमारा एक इस तरीके का बेसिक स्ट्रक्चर होगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस पर बन करके तैयार होगा। मतलब कि हमारा जो न्यू होगा वो हम अपने प्रियम्बल में ऐड करते हैं। तो जो भी थिंक टैंकर लोग थे जो सोचे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का बन के तैयार होगा, उसको उन्होंने प्रस्तावना में ही ऐड किया था। अब आते हैं, यह भारतीय संविधान के आधारभूत स्रोतों को प्रदर्शित करता है। आधारभूत स्रोत भारतीय संविधान का प्रदर्शित कोई चीज अगर करता है तो वो प्रियम्बल ही है, क्योंकि प्रियम्बल में वो सारे चीजों को छोटे छोटे तौर पर लिख दिया गया है जिसको वाइड डिस्कशन के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के और भागों में किया गया है जिसका। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक टिप्पणी में कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, कहीं कोई शक नहीं है। और सेम कोड को हम लोगों ने ऊपर जो है वो पुट किया था, जिसमें उन्होंने जनता को, मतलब कि जो संविधान के निर्माता थे उसमें उन्होंने जनता को अंतिम प्रभुत्व संपन्न, मतलब जो लास्ट पावर है वो जनता के हाथों में प्रदर्शित किया है। साथ में संविधान निर्माता जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और यहाँ पर एक चीज और मेंशन किया गया हुआ है कि संविधान जो निर्माण है वो जनता की स्वीकृति से हुआ है। ये तीन चीजों को यहाँ पर ऐड किया गया है और यही तीन चीज कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फाइनल करता है। साथ में संविधान में जो प्रस्तावना जो मेंशन किया गया हुआ है उसको यहाँ पर क्लियर करता है। ये चीजें खत्म है। यहाँ हम लोग इंट्रोडक्शन के तौर पर इतने बातों को लिखेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे इसके बॉडी के ऊपर, जो अपना मिडिल पॉइंट होगा वहां पर देखना है हमें कि भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है वो कैसे प्रस्तुत की गई हुई थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो निर्मात्री सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किए हुए थे और उसी उद्देशिका को थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया हुआ था कि संविधान में प्रस्तुत कर दिया गया हुआ था, ठीक है, कि हमारा प्रियम्बल कुछ इस तरीके से काम करेगा और हमारे प्रियम्बल में जो वर्ड्स होंगे वो ये होंगे, लेकिन प्रस्तुत किया गया हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू। जो संविधान निर्माताओं के विचारों को जो है प्रस्तुत करता है, जिसमें स्वतंत्र भारत की कल्पना कैसे की जाएगी या स्वतंत्र भारत किस तरीके का होगा, ये विजिबल होता है हमारे सामने में। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान की प्रस्तावना कोई भी शक्ति जनता को प्रदान नहीं करती है। मतलब कि प्रियम्बल जो है वो प्रियम्बल किसी भी एंगल से आर्टिकल 32 और 226 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, सारे लोग जानते हैं। या फिर प्रियम्बल किसी भी एंगल से जनता को कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करता है, नो डाउट। लेकिन प्रियम्बल में मेंशन जो वर्ड है वो इतना वाइड डिस्कस किया गया हुआ है अलग अलग अनुच्छेद में जाकर के कि प्रियम्बल भले ही कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है फ्रंट लाइन पे, लेकिन जो इसका काम है वो स्ट्रक्चरल रूप पे
इसी का बनता है और यही एक पावर देता है पार्टिकुलर आर्टिकल को, जो आज आपके फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी वगैरह चीजें जो इतने वाइड डिस्कस होती है, उसका जो अगर आप देखें तो जो आधारभूत रूप है वो आपको प्रियम्बल से ही देखने को मिलता है। लेकिन जो अपना प्रियम्बल है वो संविधान के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम जरूर करता है। अगर संविधान में कोई इस तरीके का क्वेश्चन निकल करके आता है कि भाई साहब इस वर्ड पे अमेंडमेंट होना चाहिए कि नहीं, या फिर इस चीज को संविधान से हटाना है या फिर रखना है, और अगर ये आधारभूत संरचना से जुड़ी होगी कहीं भी, तो वहां पर हम लोग कभी भी अगर किसी चीज को मदर सोर्स मानेंगे तो वो प्रियम्बल ही होगा। अब आते हैं प्रस्तावना के शब्द संविधान का आधार बनती है, जो विधायिका को यह संकेत देती है कि उन्हें किस तरह के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब जो भी विधायिका है उसको किस तरीके के लक्ष्य को भविष्य में प्राप्त करना है, और जो चीजें संविधान में मेंशन किया गया हुआ है, जो पुट किया गया हुआ है, क्या वो चीज प्रॉपर तौर पे कर रही है काम या नहीं, ये जो है वो कौन विजिबल करता है, तो ये उद्देशिका ही विजिबल करता है कि उद्देशिक जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रॉपर वर्ड्स है, जैसे समाजवाद का बात आता है यहाँ पर, पंथ निरपेक्ष का बात आता है यहाँ पर, या फिर और भी बातें हैं कि वो विस्तृत तौर पर विजिबल आज है कि नहीं, और क्या वो सही तौर पर काम कर रही है कि नहीं, ये उद्देशिका हमारे सामने में प्रस्तुत कर देती है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो लिखे शब्द है, ठीक है, शब्दों पर जो है संविधान टिकी हुई है, और वो वर्ड कौन कौन से है उसको एक एक करके सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रभुत्व संपन्न जो है, सोवरेन का बात आता है यहाँ पर। इसका मतलब ये होता है कि भारत अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, और वो किसी भी बाह्य शक्ति से नियंत्रित नहीं होगा, इसका मतलब होता है सोवरेन। और किसी भी विदेशी क्षेत्र को अधिग्रहित करने के लिए स्वतंत्र है, जो कि पूरा अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में बातों को मेंशन किया गया हुआ है। और ये आया कहां से, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात। अब सोवरेन वर्ड को जब डिस्कस किया गया, तभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 1 to 4 को भाग 1 में मेंशन किया गया हुआ था कि भारतीय संविधान में किसी भी राज्य को कैसे जो है वो डिवाइड किया जाएगा, किसी भी जो बाह्य जो भी फॉरेन कंट्री है उसके अगर कोई पार्ट जो इंडिया में मिलना चाहती है उसको भारत में कैसे मेंशन किया जाएगा। ये सारी बात कहां से निकल करके आई, तो ये कहीं ना कहीं से प्रभुत्व संपन्न भारत के होने पे ही निकली हुई थी, और यही चीज बाद में डिस्कस कर करके आर्टिकल 1 से 4 को बनवाया, और यही आर्टिकल 1 से 4 जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो मदर जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं से हमारा प्रियम्बल ही है। समाजवाद के तौर पर अगर हम लोग आए, तो समाजवाद एक जो है वो एक चीज क्लियर करता है कि उत्पादन, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर संपूर्ण समुदाय का जो है वो नियंत्रण होना चाहिए, पार्टिकुलर व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। और भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश है, ये भी बात क्लियर है। इसके बाद आते हैं हम लोग पंथ निरपेक्ष का। इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ही जोड़ा गया हुआ था 1976 में, और इसका तात्पर्य ये हुआ कि पंथ निरपेक्ष, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, राज्य है। अब इसका तात्पर्य यह होगा कि राज्य किसी भी एक पार्टिकुलर जो है वो धर्म को संरक्षण नहीं देगी, और उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन वो सभी धर्म को समान संरक्षण देगी और सभी के साथ उसका इक्वल ट्रीट होगा। ये हमारा बोलता है पंथ निरपेक्ष। उसके बाद बोलता है गणराज्य। गणराज्य का तात्पर्य यह होता है कि सरकार की स्थापना जनता के द्वारा जो है चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा होता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में चुने जाते हैं। न्याय देने की बात अगर करें हम लोग, तो प्रियम्बल में भी न्याय की बात कही गई हुई है, लेकिन वो न्याय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक होगी। चेंजेस कहां पे निकल करके आए, क्योंकि मदर सोर्स मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्रियम्बल ही है, तो राजनीतिक जो स्वतंत्रता की बात कही गई है वो आपको जो है वो आ जाता है फंडामेंटल राइट में, जिसमें कि आपको वोट देने का पावर दिया गया हुआ है इक्वल, इसमें किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन जहां भी बात आती है सामाजिक और आर्थिक की, वो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मेंशन कर दिया गया हुआ है। तो सोर्स तो मेन जो है वो प्रियम्बल ही निकल करके आया। तो कभी भी अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, तो इसमें सबसे पहले आपको इस पूरे ताला का जो चाबी खोलना होगा वो किससे खोलना होगा, तो प्रियम्बल से ही खोलना पड़ेगा। ये सारी बातें हैं। अब आता है स्वतंत्रता की बात। तो स्वतंत्रता
बात भी प्रियम्बल में कही गई हुई है, लेकिन इसको जो वाक्य धर्म उपासना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसको वाइड डिस्कशन करके मौलिक अधिकार को बनाया गया हुआ था आर्टिकल 19 को, जिसमें हम लोग इस पूरे चीज को बहुत वाइड डिस्कस करते हैं। लेकिन मदर सोर्स कौन निकला? मदर सोर्स जो निकला वो कहीं ना कहीं से प्रियम्बल ही निकला हुआ है। समता की बात भी करता है प्रियम्बल, जो आर्टिकल 14 to 18 में मेंशन किया गया हुआ फंडामेंटल राइट के, लेकिन समता वर्ड को भी जोड़ा तो गया हुआ था प्रियम्बल में ही ना। तो मदर जो सोर्स है उसको लेकर के हम लोग बाकी के चीजों को वाइडली जो है मेंशन किया किसी पार्टिकुलर आर्टिकल में, ये चीज हमें कौन बताता है? ये चीज हमें प्रियम्बल बताता है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब अगर यहाँ पे आप देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का जो मामला था, उसमें एक बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर डिसीजन दिया था कि प्रस्तावना जो है उसका प्रयोग हम तब करते हैं जब संविधान के किसी ऐसे अनुच्छेद में संशोधन करने की बात कही जाती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का आधार होता है। तो ये बात तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की कुंजी है, क्योंकि जब हम ऐसे चीज पर डिस्कस करेंगे जो कि आधारभूत संरचना है संविधान की, तो हम किसका सहारा लेंगे? तो प्रियम्बल का सहारा लेंगे। तो कुंजी तो ऑलरेडी ये क्लियर कर ही दिया कि प्रस्तावना हमारे संविधान की कुंजी है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम लोग यहाँ की चीजों को डिस्कस करने के बाद कंक्लूजन कैसे देंगे। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संविधान की आधारभूत संरचना प्रस्तावना में वर्णित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो कि संविधान को पारदर्शी और देश को आत्म स्वतंत्र बनाता है। क्रिस्टल एंड क्लियर है ये बात है, क्योंकि संविधान का प्रस्तावना जो है वो देश को बिल्कुल पारदर्शी बनाता है कि किस तरीके का संविधान होना चाहिए। और लास्टली जो है देश को आत्म स्वतंत्र बनाने का भी बात करता है, क्योंकि ये सोवरेन की बात करता है, सोवरेनिटी की बात करता है, जो कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में पहले ही वर्ड में मेंशन किया गया हुआ है। अब आते हैं हम लोग, इसके साथ ही देश में यह न्याय, आजादी और बंधुता की भावना को भी बढ़ाने में मदद करने की बात करता है। तो ये सारा चीज कहीं ना कहीं से भारतीय संविधान के दार्शनिक कुंजी के रूप में निकल करके आता है, क्योंकि इसी जो है मदर सोर्स से हम लोग पार्टिकुलर जगह पे जो है एक आर्टिकल मेंशन करते हैं और उसी आर्टिकल को जो है डिस्कस किया जाता है, या फिर उसी आर्टिकल को जो है सोर्स के तौर पर लिया जाता है उस आर्टिकल में। किसको? तो प्रियम्बल को। तो भारतीय संविधान को जानने के लिए उसके पूरे एक तरीके से वाइड डिस्कशन के लिए जो मेन सोर्स बनता है वो तो हमारा प्रियम्बल भी बनता है। तो इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान की दार्शनिक कुंजी है। क्लियर है यहाँ तक की बात है? ये हम लोगों का कंक्लूजन होगा। और ये एक इम्पोर्टेंट सेशन था आपके लिए। अगर आपको लगा कि ये सारे जो पॉइंट थे वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट थे और मैंने उस सारे चीजों को कवर किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर भी सकते हैं, और नहीं भी करिएगा फिर भी हम चैनल पे जो वीडियोस होते हैं वो डालेंगे ही। तो अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो केवल मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो आप हमें मोटिवेट ऐसे ही करते रहे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट सेशन में, लेकिन ये अपना सेशन था प्रस्तावना संविधान की कुंजी है स्पष्ट कीजिए इस टॉपिक पे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से एक नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन आप चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले रोज रात में 9 बजे एक नए ऐसे टॉपिक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।